हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम अप्रैल मंथ के कंपाइलेशन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज पार्ट नंबर 4, जहां पर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड स्टेट न्यूज को डिस्कस करेंगे। लगभग 30 मिनट का ही वीडियो है जिसमें पूरे मंथ के हम स्पोर्ट और स्टेट न्यूज को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर चुके हैं अप्रैल मंथ के, एक बार मैं बता देती हूँ। अप्रैल मंथ में हमने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स वाला वीडियो कवर कर लिया है। अप्रैल मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के वो भी हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, ऑबिचुरीज एंड बुक्स, ये वाला जो चैप्टर है ये भी हमने पूरे मंथ का देख लिया है। एंड हमने बात की थी नेशनल न्यूज पे। नेशनल न्यूज के अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में थी और जीआई टैग्स, ये 4 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और आज हम 5th नंबर के पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज स्पोर्ट्स एंड स्टेट न्यूज। क्लियर है? अब ये जो सारे के सारे वीडियोस है ये प्लेलिस्ट में मंथली कंपाइलेशन में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इन्हें देख सकते हैं। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और वहां से आप इजीली इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है आप लोगों के एग्जाम आ जाएंगे और आपके किसी भी एग्जाम में 1 ईयर के करंट अफेयर्स तो मस्ट है, करना ही करना है। तो बिल्कुल आप मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मैंने दिसंबर मंथ का और नवंबर मंथ का टॉप 100 मतलब लगभग 200 क्वेश्चंस आप देखेंगे एमसीक्यू करंट अफेयर्स के करा दिए हैं और ये भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। डन? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स सेगमेंट में। तो स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में न्यू बन सकता है। वो कौन है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना वर्ल्ड नंबर 1 ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर है। ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? रोहन बोपन्ना है, डबल कैटेगरी में। क्लियर? तो रोहन बोपन्ना एंड इनके जो पार्टनर है मैथ्यू इब्डन ट्रम्प एट द मियामी ओपन। तो अभी जो मियामी ओपन हुआ था उसमें रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया के हैं मैथ्यू इब्डन, इन्होंने 2024 का मियामी ओपन टेनिस डबल का टाइटल अपने नाम किया है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये हार्ड रॉक स्टेडियम फ्लोरिडा यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन नाम है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए इनके पार्टनर मैथ्यू इब्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल के बारे में। ठीक है, मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल मियामी ओपन टाइटल किसने जीता है? तो आप देखेंगे वीमेन सिंगल का टाइटल अमेरिका की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है डेनियल कॉलिंस, इन्होंने जीता है। वहीं मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता है जो कि एक इटली के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन सिंगल, वीमेन सिंगल एंड मेंस डबल हमने डिस्कस कर लिया। डन? चलिए अगला एक पेयर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है, डबल है, अगेन डबल कैटेगरी में, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। ठीक है, इन्होंने वापस से एक रिकॉर्ड बनाया है, देखते हैं क्या है। इंडिया मेंस बैडमिंटन डुओ ऑफ चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ द साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल का जो रिकॉर्ड था वो इन्होंने ब्रोक किया है, तोड़ दिया है और ये उनसे ज्यादा हफ्तों के लिए, उनसे ज्यादा वीक्स के लिए वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। इंडिया के दोनों बैडमिंटन प्लेयर है और इन्हें तो राजीव गांधी या फिर आप कह सकते हो कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो भी दिया जा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएंगे ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर। इनका नाम भी आने वाले एग्जाम में आपको मिलेगा। तो लंदन 2012 में ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था साइना नेहवाल ने और लगभग 9 हफ्तों से 9 वीक से वर्ल्ड नंबर 1 बनी हुई थी उस समय। अब उनके रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रोक कर दिया है, ये तोड़ने का काम किया। 10 हफ्तों से 10 वीक से वर्ल्ड नंबर 1 बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन मतलब BWF के बारे में। और इन्होंने ही इस रैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कब? 1995 में। अभी तक 3 इंडियन हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे बन चुके हैं। सबसे पहले प्रकाश पादुकोण थे जो कि पहले थे और मेन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 का मुकाम हासिल किया था। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे साइना नेहवाल है जिन्होंने इस स्पॉट को क्लेम किया था 2015 में। फिर किदाम्बी श्रीकांत भी आपको 3rd इंडियन एंड 2nd मेल प्लेयर देखने को मिलेंगे। इंडिया का पहला डबल बैडमिंटन डुओ
सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का है जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 के टाइटल को लिया है। डन। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम क्या है, सफरुद्दौला। ठीक है, इन्होंने, ये बांग्लादेश के हैं बेसिकली, इन्होंने आईसीसी एलाइट एम्पायर क्लब को ज्वाइन किया है। तो सफरुद्दौला हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बांग्लादेशी एम्पायर। ये पहले बांग्लादेशी एम्पायर है जो कि आईसीसी एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिडे रैंकिंग के बारे में, फिडे के बारे में। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। आईआईटी मद्रास टू होस्ट द 6th सहस्त्र रैपिड फिडे रेटेड चेस चैंपियनशिप। तो 30 से लेकर 31 मार्च तक आईआईटी मद्रास ने इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था। वेन्यू आपको क्लियर है, आईआईटी मद्रास। फिडे का फॉर्मेशन 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में होता है। प्रेसिडेंट अर्केडी दोबोरकोविच आपको मिल जाएंगे और हेडक्वार्टर इसका लोसाने स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। इसमें अलग अलग देशों के जो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, नेशनल ग्रैंड मास्टर, वीमेन ग्रैंड मास्टर, वो सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे आपको तो पता होना ही चाहिए कि तमिलनाडु से सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए तमिलनाडु को हम चेस पावर हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका सेंटर है चेन्नई। ठीक, चलिए अब यहां पर एक टेक्निक आपको दिखाई दे रही है, हिप ड्रॉप। हिप ड्रॉप, इसको रिसेंटली बैन कर दिया है नेशनल फुटबॉल लीग ने। तो आपको पता है कि जब आपके एसएससी या कोई एग्जाम होते हैं तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि हिप ड्रॉप टैकल टर्म का एसोसिएशन किससे है, तो ये फुटबॉल से है। रिसेंटली नेशनल फुटबॉल लीग ने इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है इसे बैन कर दिया है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको यहाँ पर 15 यार्ड की पेनाल्टी या फिर पॉसिबल जो भी फाइन होगा वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो 56th एडिशन था, 56वां संस्करण। 56 नंबर का नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में हुआ। कहां पर हुआ आप देख सकते हैं, ये आपको खेला गया दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में। ठीक है, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मेंस एंड वीमेंस का टाइटल, दोनों ही टाइटल महाराष्ट्र की टीम ने जीते हैं। दोनों ही टाइटल किसने जीते हैं, महाराष्ट्र की टीम ने जीते हैं, और इनको 3 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी विद ट्रॉफी। तो महाराष्ट्र सिक्योर मेंस एंड द वीमेंस टाइटल इन द नेशनल खो खो चैंपियनशिप, और ये 56 नंबर का एडिशन था। अब ये कौन है भाई, इनका नाम है पंकज आडवाणी, और इनका नाम कई बार एग्जाम में अलग अलग पेपर में पूछा गया है। पंकज आडवाणी क्लेम सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल। ठीक है, तो पंकज आडवाणी ने रिसेंटली करंट डबल वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन इन द बिलियर्ड्स कैटेगरी में माने जाते हैं, और इन्होंने रिसेंटली ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड क्लासिक टाइटल को अचीव किया है, जिसमें इनको 2.5 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है, विद ट्रॉफी दिया जाता है। रनर अप कौन रहे हैं, तो आप देखेंगे डेविड कॉजर रनर अप रहे हैं। अगर मैं पंकज आडवाणी की बात करूं तो इनका रिलेशन बिलियर्ड से है। ठीक है, इनको 2018 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, और 2005-6 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब ये नाम मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं बिल्किश मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और इन्हें क्वीन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, और ये पहली इंडियन विमेन बन गई है जो कि जूरी मेंबर में शामिल हुई है पेरिस ओलंपिक के। तो बिल्किश मीर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू द क्रिएट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज द जूरी मेंबर एट द ईयर समर ओलंपिक इन द पेरिस। और पेरिस में जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें, इसके पहले ये ऑलरेडी 19th नंबर का जो एशियन गेम हांगजोंग चाइना में हुआ था उसमें भी जूरी मेंबर रह चुकी हैं। इनका रिलेशन काइकिंग एंड कैनोइंग से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, विंध्या रानी देवी का, और इनका रिलेशन आपको वेट लिफ्टिंग से देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुए थे ना, तब भी इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो IWF वर्ल्ड कप हुआ है फुकेट थाईलैंड में, तब इन्होंने 55 kg कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है, और टोटल जो इनका स्ट्रेच था वो 196 kg था। अब गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नॉर्थ कोरिया की प्लेयर है जिनका नाम है कैंग ह्योंग। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इनका टोटल स्ट्रेच 234 kg का आपको देखने को मिलेगा। इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली केवल और केवल 2 इंडियन प्लेयर थी, एक तो मीराबाई चानू और दूसरी विंध्या रानी देवी।
ठीक है, मीराबाई चानू ने मतलब इस कंपटीशन को 12th पोजीशन पे फिनिश किया है 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। यहाँ पर बात हो रही है IWF, जिसको हम इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं। 193 मेंबर कंट्रीज है, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद हसन जालोद। ठीक, तो विद्या रानी देवी, विल्किश मीर, ये कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज आडवाणी, सात्विक साईराज, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू इबडन, ये सारे स्पोर्ट्स प्लेयर किस कैटेगरी से हैं आपको पता होने चाहिए। आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई नाम आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की एक शॉर्ट पुट प्लेयर के बारे में, जिन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल, 2012 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नाम क्या है आप देखेंगे, बेलेरी एडम्स। और इन्हें इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया था। अभी जो TCS की बेंगलुरु में 10K मैराथन हुई थी, तो उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर न्यूजीलैंड की प्लेयर को बनाया गया था, जो कि 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रही है। और ये 16th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अगले पर्सन कौन है, सुमित नागल इनका नाम है। सुमित नागल इनका नाम है और ये फर्स्ट इंडियन बन गए इन 42 ईयर्स। 42 सालों में पहली बार कोई इंडियन है जो कि मोंटे कार्लो सिंगल के मेन ड्रॉ में पहुंचा है। और वो कौन है, सुमित नागल है। ये इंडिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये 42 इयर्स के बाद मोंटे कार्लो सिंगल के मेन टाइटल में पहुंचने वाले या ड्रॉ में पहुंचने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। इसके पहले आप देखेंगे विजय अमृतराज ने 1977 में एंड रमेश कृष्णन ने 1982 में ड्रॉ मैच खेला था मोंटे कार्लो में। क्लियर इतनी चीजें। अब इस टूर्नामेंट को जीता किसने है, जीता है यहाँ पे आप देखेंगे स्टीफेनोस तीसीपास। इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर का टाइटल अपने नाम किया है और इनका 4 इयर्स में 3rd नंबर का टाइटल आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने किसे डिफीट किया है, तो कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें यहाँ पर डिफीट करने का काम किया है। एक्चुअली जो मोंटे कार्लो मास्टर टाइटल होता है ये आपको क्ले कोर्ट में देखने को मिलेगा और सबसे सक्सेसफुल यहाँ पे जो प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे वो राफेल नडाल देखने को मिलेंगे। 11 बार उन्होंने इस टाइटल को जीतने का काम किया है। अगले पर्सन है हरिंदर सिंह और हरिंदर सिंह को नेशनल वीमेंस हॉकी कोच टीम का कोच बनाया गया है। फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर एंड द द्रोणाचार्य अवार्डी हरिंदर सिंह, इन्हें सिलेक्ट किया है हॉकी इंडिया ने एज अ कोच ऑफ द सीनियर नेशनल वीमेन हॉकी टीम। तो 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम होंगे तो हमारी जो नेशनल वीमेंस हॉकी टीम है उसको कोच करने का काम ये करने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला नाम, क्या नाम है इनका, जोनाथन क्रिस्टी। विन सिंगल टाइटल एट 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। तो इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है, नाम है इनका जोनाथन क्रिस्टी। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली चाइनीज प्लेयर जिनका नाम है ली शी फैंग, इन्हें डिफीट करके बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। और ये 41 नंबर का 41वें नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा जो कि चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल का टाइटल देख सकते हैं। मेन सिंगल का टाइटल मैंने बता दिया है, जोनाथन क्रिस्टी है, एंड वीमेन सिंगल का टाइटल वोंग जी ई है जो कि चाइना से है। डन। चलिए, मलेशिया में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है विजडन नेम इंग्लैंड्स नेट ब्रंट एज द वर्ल्ड लीडिंग फीमेल क्रिकेटर। एक्चुअली विजडन जो हर साल क्या करता है, पिछले लास्ट ईयर में जो भी अच्छा क्रिकेटर होता है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उसको वो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर या फिर फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड देता है। तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड की एक फीमेल क्रिकेटर देखने को मिल रही है जिनका नाम है नेट ब्रंट और इन्हें विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वीमेंस कैटेगरी में इंक्लूड किया है। एक्चुअली विजडन ने ये जो कैटेगरी है वो 2015 में इंट्रोड्यूस की थी टू रिकॉग्नाइज बेस्ट फीमेल क्रिकेटर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है जिनका नाम है पैट कमिंस और इन्हें मेंस कैटेगरी में लीडिंग क्रिकेटर विजडन ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के आपको कैप्टन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और नाम देखने को मिलेगा ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड को यहाँ पर आप देखेंगे ये भी ऑस्ट्रेलिया से और विजडन ट्रॉफी इन्हें दी गई है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करने के लिए ये ट्रॉफी दी जाती है। ओके, अगले पर्सन है हेले मैथ्यू। ये है हेले मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती हैं और ये वर्ल्ड की लीडिंग T20 क्रिकेटर बन गई हैं। डन इतनी चीजें। विजडन ने 5 और क्रिकेटर को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, मिशेल स्टार्क,
उस्मान ख्वाजा, एस्ले गार्डन, हैरी ब्रूक एंड द मार्क वुड, ये सभी क्रिकेटर हैं। हम यहाँ पर 13th एडिशन ऑफ यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में, जो कि जॉर्जिया में हुआ था, इसमें इंडिया की तरफ से 4 प्लेयर गए हुए थे और इन चारों प्लेयर ने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में का मेडल जीता है। 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इनका नाम हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता एग्जामिनर आपसे पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा सकता है कि कितने हमने यहाँ पे अवार्ड्स जीते हैं या कितने हमने यहाँ पर मेडल्स को जीता है। क्लियर है इतनी चीजें। अब इन्हें बेसिकली चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी गई थी। आप नाम भी पढ़ सकते हो, जैसे कि गुंजन अग्रवाल है गुड़गांव से, संजना फिल्लो है जो कि तिरुवनंतपुरम से है, सिल्वर जीता है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। तो ये सीनियर इंडियन रेसलिंग टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ये 20th नंबर की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें इंडिया ने 9 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल देखने को मिलेंगे। ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? किर्गिस्तान में 11 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में खेली गई थी। इसमें आप देखेंगे अंतिम पंगाल ने भी पार्टिसिपेट किया था और अंतिम पंगाल ने पेरिस में जो अपना ओलंपिक कोटा है उसे भी सिक्योर करने का काम यहाँ पर किया है। अच्छा, ये कौन है? डी गुकेश, सभी लोगों को पता है, इंडिया के ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया 17 ईयर ओल्ड डी गुकेश विंस कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट एंड क्रिएट हिस्ट्री। तो 17 साल के हैं ये और वर्ल्ड के यंगेस्ट ये पर्सन बन गए हैं जिन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता, इसलिए हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा केवल और केवल 2nd नंबर के इंडियन चेस प्लेयर है आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट या चेस टूर्नामेंट को जीतने का काम किया है। विश्वनाथन आनंद ने 2014 में इस टूर्नामेंट को जीतने का काम किया था। ठीक है, इतनी चीजें, तो हमें बस डी गुकेश के बारे में इतनी ही बातें पता होनी चाहिए। अगले पर्सन है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें रिसेंटली एक फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी है जिसका नाम है सिट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली इन्हें बनाया गया है। अगले पर्सन है सौरभ घोषाल और इनका रिलेशन स्कॉच से है और इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल मेल स्क्वॉश प्लेयर हैं आपके सौरभ घोषाल और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अगर बात करूं तो ये पहले इंडियन है जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 में अपनी जगह बनाई थी 2004 में। ठीक है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी मेडल जीता था 2022 में ब्रोंज मेडल, और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2007 में। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट के ऑस्कर हम बोल सकते हैं 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। और ये जो सेरेमनी थी ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नोवाक जोकोविच जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर माने जाते हैं और इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया है, वो भी 5वीं बार, 5th टाइम। अगली पर्सन आपको एटना बोनामती मिलेंगी और एटना बोनामती स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है बाय द लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। क्लियर है? अच्छा, किस देश से बिलोंग करती है? तो ये बार्सिलोना और स्पेन की फुटबॉलर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हमने देख लिया, नोवाक जोकोविच है। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर भी हमने देख लिया, एटना बोनामती है। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? सिमोन बाइल्स को मिला है। ठीक है, जिम्नास्ट है, अमेरिका के हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो जूडे बेलिंगहम को मिला है, फुटबॉलर है। टीम ऑफ द ईयर स्पेन की वीमेन फुटबॉल टीम को मिला है। वही स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड डिसेबिलिटी के लिए डिएडे द ग्रूट को मिला है। ठीक, इन अवार्ड की शुरुआत 2000 में हुई थी। इन्हें स्पोर्ट्स का ऑस्कर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया। इसके पहले बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, नीरज चोपड़ा है, विनेश फोगाट है, इन सबको भी ये अवार्ड मिल चुका है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, नाम है इनका सीरजा अकूला और इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर बन गई है और इन्होंने मनिका बत्रा को पीछे छोड़ दिया है। याद करो, मनिका बत्रा इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर कहलाती थी और इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा है। तो मनिका बत्रा को इन्होंने ओवरटेक कर दिया है और अब सीरजा अकूला इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर बन गई है। इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 38 नंबर पे है, जबकि मनिका बत्रा की रैंकिंग 39 नंबर पे मिल जाएगी। वहीं अगर मेल कैटेगरी में बात करते हैं तो नंबर 1 इंडिया के नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? तो शरद कमल देखने को मिलेंगे और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग आपको 37 मिलेगी। तो ये 38 पे है, मनिका बत्रा 39 में है, शरद कमल 37 पे आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड रैंकिंग में। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्राची यादव के बारे में, जिन्होंने अभी ACC पैरा कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि टोक्यो जापान में हुई थी।
इन्हें अर्जुन अवार्ड भी जनवरी में इसी साल दिया हुआ है, तो इसलिए प्राची यादव करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 आईपीएल विकेट्स लिए हैं, हिस्ट्री क्रिएट की है 200 आईपीएल विकेट लेने के लिए। चलिए, एक पेयर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रोहन बोपन्ना का और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है मैथ्यू इब्डेन का। वैसे ही आपको एक और पेयर थोड़ा सा याद रखना है, ये है यूकी बामरी। ठीक है, यूकी बामरी जो कि टेनिस प्लेयर है और इनके जो पार्टनर है ये फ्रांस के हैं जिनका नाम है एल्बेनो ओलिबिटी। ठीक, ये दोनों का पेयर है और इन्होंने BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल डबल कैटेगरी में जीत लिया है जो कि जर्मनी में खेला गया था। ठीक है, यूकी बामरी हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन द बेब्रियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जो कि 1899 से स्टार्ट हुआ है। अगले पर्सन है युवराज सिंह। युवराज सिंह को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर बनाया है। हम सभी को पता है 9th एडिशन आईसीसी जो वर्ल्ड कप है उसको कहाँ पे होगा, मेंस वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा, एंड फीमेल जो वर्ल्ड कप है वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। अब जो मेल वर्ल्ड कप है या मेंस वर्ल्ड कप है इसके 3 ब्रांड एम्बेसडर है, युवराज सिंह है, इसके अलावा क्रिस गेल का नाम और उसेन बोल्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। डन। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि चेयरमैन आईसीसी के कौन है, तो ग्रे बार्कले ऑफ न्यूजीलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लास्ट एडिशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इंग्लैंड ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट है दीपांशु शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिसेंटली जेवलिन थ्रो में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका रिलेशन भी आपको जेवलिन थ्रो से देखने को मिलेगा। एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो यूएई में ये चैंपियनशिप हुई थी और रोहन यादव ने सिल्वर मेडल जीता है। तो हमारे लिए ये जो शर्मा जी हैं, दीपांशु शर्मा, इनका रिलेशन जेवलिन थ्रो से है, ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, चाइना अभी तक सबसे टॉप की टीम रही है, सबसे ज्यादा विनिंग टीम रही है। ठीक है, तो हमें दीपांशु शर्मा का नाम याद रखना है, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और रोहन यादव ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। ये 2 नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो सऊदी कंपनी अरेमको टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप, तो 2026-2027 में जो भी इवेंट फीफा कराएगा, चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो या वीमेंस वर्ल्ड कप हो, उसमें स्पॉन्सर कौन रहेगा, यहाँ पे वर्ल्ड की नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है जिसका नाम है अरेमको। ठीक है, ये स्पॉन्सर होगा 2026 के मेंस वर्ल्ड कप के लिए और 2027 के वीमेंस वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, 2026 के मेंस वर्ल्ड कप कहां पर होंगे, तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में 2026 के मेंस वर्ल्ड कप होंगे। एंड वीमेंस वर्ल्ड कप की अभी जो लोकेशन है वो अभी डिसाइड नहीं की गई है। अच्छा, सऊदी अरेबिया भी कभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, आंसर है यस, 2034 में मेंस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये फीफा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि पहला फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था 1930 में, और हमेशा 4 साल में आपको फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलता है, लेकिन 1942 और 1946 में, 1942 और 1946 में बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर ये टूर्नामेंट नहीं हुआ था। लास्ट जो 21st वर्ल्ड कप हुआ था उसको कतर ने होस्ट किया था और जीता किसने था, अर्जेंटीना ने जीता था। डन। बाकी आप 23rd नंबर का जो वर्ल्ड कप है वो स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को, अर्जेंटीना और पैराग्वे एंड यूरुग्वे होस्ट करेंगे 2030 में, और 24वें नंबर का वर्ल्ड कप 2034 में होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। तो मैं आपको बता देती हूँ 21, 22, 23, 24 ये जो चारों फीफा वर्ल्ड कप होंगे इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लिस्ट बना लो, याद करो, लेकिन याद करना है। एंड लास्ट में कुछ और पर्सन हम देखेंगे। पहले पर्सन है बलराज पनवर, और इन्होंने ये इंडिया के पहले पर्सन बन गए हैं किस कैटेगरी में, आप देख सकते हैं रोइंग कैटेगरी में, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक कोटा को क्वालिफाई किया है, मतलब ये पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक, अगले पर्सन है कैस्पर रूड, और कैस्पर रूड हमें पता है कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिसेंटली स्टीफेनोस सिसिपास जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं उन्हें हराया है और बार्सिलोना ओपन का टाइटल जीता है। अगली पर्सन है एलियाना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने रिसेंटली WTA स्टुटगर्ट ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। तो ये कुछ और प्लेयर्स थे जिनके बारे में हमने बात की। ये है अभय शर्मा, और अभय शर्मा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने रेलवे के लिए भी खेला है और रिसेंटली इन्हें युगांडा की जो टीम है उसका हेड कोच बना दिया गया है। तो अभय शर्मा का नाम हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। डन। इनका नाम है कॉलिंस ओबोयू। ठीक है, इनका नाम क्या है, कॉलिंस ओबोया, और ये 23 साल के हैं और इन्होंने
इंटरनेशनल कैरियर से रिटायरमेंट ले लिया है, केन्या से बिलोंग करते हैं। ठीक, अगली पर्सन है मणिपुर की पैंथोई चानू। मैंथोई चानू ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि ये पहली इंडियन बन गई है जो कि ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग में पार्टिसिपेट करेंगी। ये हैं शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा जी, और इन्होंने T20 में 506 लगा के रिकॉर्ड कायम किया और ये पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं। हालांकि वर्ल्ड के पहले नहीं है, वर्ल्ड में आप देखोगे क्रिस गेल ने 1056 सिक्सेस लगाए हैं। ठीक, अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे। चलिए, इनका नाम है तक्षवी भागनी। तक्षवी भागनी सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लोवेस्ट लिम्बो स्केटिंग। आप देख सकते हैं ये है लिम्बो स्केटिंग, और ये लोवेस्ट लगभग 25 मीटर की हाइट से इन्होंने स्केटिंग की थी बेसिकली इस तरीके से। तो इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है तक्षवी भागनी। वही फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 जिनका नाम है केंटो मोमोटा, इन्होंने भी इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लिया है और केवल 29 साल के आपको देखने को मिलेंगे। अगली प्लेयर का नाम है, ये है रश्मि कुमारी, और रश्मि कुमारी ने रिसेंटली नेशनल कैरम टाइटल जीता है। ये इनका पहला टाइटल नहीं है, ये इनका 12वें नंबर का टाइटल है, 12th नंबर का टाइटल है। मतलब रश्मि कुमारी का रिलेशन आपको कैरम से देखने को मिल जाएगा। डन। तो ये थे हमारे सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट जो भी न्यूज इवेंट हुए हैं वो हमने देख लिए। अब बात करते हैं स्टेट के न्यूज में। स्टेट सेगमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। चलिए, स्टेट न्यूज में पहली न्यूज आती है श्रीनगर से। श्रीनगर लाइकली टू बी टैग्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम इंडिया। तो श्रीनगर का नाम अंडर कंसिडरेशन है। बेसिकली डेलीगेशन 3 मेंबर की टीम आई थी जिन्होंने श्रीनगर को विजिट किया था, और यहाँ के जो आर्ट मैन हैं, यहाँ के जो क्राफ्ट मैन हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, ऐसा इनको लगा। इसलिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने डेजिग्नेट किया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम इंडिया किसे, श्रीनगर को। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको कुवैत में देखने को मिल जाएगा। 1964 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अब बात करते हैं श्रीनगर एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो यहाँ पर श्रीनगर को एज अ क्रिएटिव सिटी फॉर आर्ट एंड फोक आर्ट इसे डेजिग्नेट किया गया है, और ये सेकेंड सिटी है फ्रॉम इंडिया आफ्टर जयपुर जिसको इस कैटेगरी में रखा गया है। इससे क्या होता है, इससे इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है, इससे क्या होता है आपके प्रोडक्शन को प्रमोशन दिया जाता है, और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी आपको यहाँ पर मिलता है। यूनेस्को ने अभी तक 295 सिटीज को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड में शामिल कर चुका है। इंडिया की कुछ सिटीज आप देख सकते हैं, जैसे कि 2021 में श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में शामिल किया था, मुंबई को फिल्म के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, जयपुर को फोक आर्ट के लिए, और वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए शामिल कर चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। आप सभी लोग ने 3 इडियट मूवी तो डेफिनेटली देखी ही होगी, तो उसी से मतलब इनकी ही लाइफ से इंस्पायर होके बेसिकली 3 इडियट मूवी बनी है। और सोनम वांगचुक जी और लद्दाख की पब्लिक का लगातार डिमांड है कि लद्दाख को 6 नंबर के शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च की शुरुआत की थी। बॉर्डर मार्च की शुरुआत इन्होंने की थी बेसिकली ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए, किस तरीके से लद्दाख का जो एरिया है उसमें चाइना अपना क्या कर रहा है, एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट कर रहा है। अभी तक 6 शेड्यूल में आपको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम देखने को मिल जाएगा, और लद्दाख की भी डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे नीमू पाद्म दारचा रोड इन लद्दाख। आप यहाँ पे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये रोड देख सकते हैं, नीमू पद्म दारचा रोड, जो लगभग 298 किलोमीटर की रोड है, और उसको बीआरओ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी अलोंग द कारगिल ले हाईवे, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जब ये रोड बन जाएगी तो आर्म फोर्सेस को जरूरी चीजें होती हैं उसको पहुंचाने में भी आसानी होगी। ये जो आपका लद्दाख से हिमाचल प्रदेश का जो रास्ता है, इसके बीच में आपको एक पास भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिनकुल्ला पास या सिनकुल्ला टनल, जो कि 16,500 फीट की हाइट पर है, और ये भी बीआरओ के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, या फिर आप कह सकते हो कि लाहौल वैली को जास्कर वैली से कनेक्ट करने का काम करेगा। बीआरओ का फॉर्मेशन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये बॉडी काम करती है, एंड बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन देखने को मिलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगती है, इसलिए आप इसके बारे में, एंड जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पासेस है, बनिहाल पास और जितने भी पासेस आप जानते हैं, उन सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट टू रिलीज
लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि, तो यहां पर देखेंगे फॉर्मर बीजेपी गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि स्कीम को लॉन्च किया था 2019 में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ से जो फंडिंग आती है, जो पैसा दिया जाता है बेनिफिशरीज को, तो वो स्टॉप कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है हाई कोर्ट ने कि आप यहाँ पे इनका फंड रिलीज करो। अब ये स्कीम क्या है, तो इस स्कीम को लीगल रिकॉग्निशन मिला था 2021 में। बेसिकली इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इंपोज की थी 1975 से 1977 के बीच में, तो बहुत सारे लोगों को क्या है जेल में, पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया था, जो आपके डेमोक्रेसी गार्ड थे। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को बेसिकली ये सम्मान निधि या सम्मान राशि दी जाती है, जिसमें 12,000 से 20,000 रुपए एवरी मंथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट, धर्मशाला टू गेट इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड पिच। अभी हाइब्रिड पिच क्या होती है, तो हाइब्रिड पिच वो होती है जिसमें आपने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टर्फ का इस्तेमाल किया हो। लगभग 5% यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल टर्फ और बाकी आपका नेचुरल टर्फ देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पहला बीसीसीआई एक्रेडिटेड स्टेडियम बन गया है जिसने हाइब्रिड पिच को इंट्रोड्यूस किया है, और आने वाले समय पे इंटरनेशनल एंड आईपीएल के मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे। और नीदरलैंड बेस्ड सिसग्रास एक ग्रुप है जो कि इस कंपनी के द्वारा इस पिच को रेडी किया गया है। ठीक है, ड्यूरेबल होता है, बाउंसिंग अच्छी होती है, इसके ये फायदे हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है और इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है। कहाँ पर, नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 8 आवर की है और 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन पर डे मतलब डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा 6 आपको स्टोरेज टैंक भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की नाइसी ट्राइब के बारे में। तो ये जो नाइसी ट्राइब है, इन्होंने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में लोंगते फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था। कौन सा फेस्टिवल है, लोंगते फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल की खास बात यहाँ ये है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एनिमल सेक्रीफाइस देखने को नहीं मिलता। अरुणाचल प्रदेश एवरी ईयर बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, जैसे कि लोसर फेस्टिवल, नाइखुम येलो और आपका तोरगिया फेस्टिवल। ये सभी फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट है पंजाब। तो पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है बूथ रावता। और ये एक्सरसाइज या ये जो आपकी वेबसाइट लॉन्च करने का पर्पस क्या था, इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। कोई भी व्यक्ति है वो अपने एमएलए को जानना चाहता है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो यूथ होते हैं जो पहली बार वोट करते हैं, उनमें अलग ही प्रकार का उत्साह देखने को मिलता है। तो क्यों ना आप वोट करके आए और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिले कि हाँ हमारा ये पहला वोट है। तो इस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम यंग वोटर कैन डाउनलोड सर्टिफिकेट थ्रू द वेबसाइट, जिससे पोलिंग स्टेशन पे जो वोटिंग रेट है वो इंक्रीज हो सके। इसलिए बूथ रावता वेबसाइट को पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब हरियाणा गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, इन्होंने वोटर इन क्यू एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इससे आपके पोलिंग स्टेशन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितनी देर बाद हमें घर से जाना चाहिए। और यहाँ पे जो BLO मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, वो आर्ली बेसिस पे इसको अपडेट करता रहेगा, जिससे पोलिंग स्टेशन की आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अडानी टोटल स्टार्ट बायोगैस प्रोडक्शन इन द बरसाना उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड, बेसिकली अडानी एनर्जीज अडानी ग्रुप की ही एक सब्सिडरी है। और टोटल एनर्जी क्या है, आपका फ्रांस की एक कंपनी है। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द अडानी ग्रुप एंड द टोटल एनर्जीज ऑफ फ्रांस। और इन्होंने पहला फेज स्टार्ट कर दिया है बरसाना बायोगैस प्लांट इन श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फेज में काम होना है। पहला फेज स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें पर डे 42 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस को तैयार किया जाएगा और 217 टन 217 टन पर डे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहाँ पे रेडी किया जाएगा। इसके 3 प्लांट ये लगाए जाएंगे, मतलब 3 फेज में काम होगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि 2070 तक हम नेट कार्बन एमिशन को 0 कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका प्लांट है।
नेक्स्ट है मैक्स टू इन्वेस्ट 2500 करोड़ रुपीस इन लखनऊ, यूपीज लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर फर्म। यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा था कि हम चाहते हैं कि 2027 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, $1 ट्रिलियन की। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, उनका टारगेट है कि हम पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे इंडिया में, उनके जो टोटल बेड कैपेसिटी है, जो हॉस्पिटल में बेड होते हैं ना, बेड कैपेसिटी इनकी कितनी हो जाए, 8000 हो जाए। अभी लगभग 4000 के आसपास है। तो ये आने वाले समय में लगभग 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले फेज में इन्होंने 2500 रुपए 2500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। एंड उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये हॉस्पिटल तैयार करेंगे जिससे इनकी बेड कैपेसिटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा कई सारे अच्छे इक्विपमेंट, जैसे कि आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 सिटी टू होस्ट द महाकुंभ नेक्स्ट ईयर। हम सभी को पता है 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, कुछ सिलेक्टेड 4 लोकेशन पे ही होता है, उनमें से एक है प्रयागराज। तो 2025 में जो महाकुंभ होगा वो प्रयागराज में होगा। अब जो महाकुंभ होता है तो इंडिया से नहीं, पूरे विदेश से लोग आते हैं महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए, करेक्ट। तो लगभग 400 मिलियन लोगों की आने की आशंका है। इसलिए 4000 हेक्टेयर एरिया में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेंट सिटी होगी, जो कि महाकुंभ को होस्ट करेगी। उत्तर प्रदेश से एक और न्यूज है, फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ऑफ उत्तर प्रदेश इज रेडी टू ओपन इन चित्रकूट। तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज रेडी किया गया है, जो कि तुलसी वाटरफॉल चित्रकूट में है। इसको बनाने में 3.70 करोड़ रुपए, लगभग 4 करोड़ के आसपास का खर्चा आपको देखने को मिलेगा। इसे तैयार किसने किया है? तो फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ गाजीपुर ने इस ब्रिज को तैयार किया है। ठीक है, इंडिया का पहला स्काई वॉक ब्रिज आपको देखने को कहां पर मिल जाएगा? स्काई वॉक देखने को मिलेगी सिक्किम में पहली। ठीक, नेक्स्ट है एमपी टॉप्स इन इंप्लीमेंटिंग द सेंटर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था विच इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में करना क्या था, आपका जो स्टेट है उस स्टेट के जो लैंड पार्सल है या जमीन के टुकड़े हैं जहां पर फॉरेस्टेशन किया जा सकता है, जहां पे पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है, आपको ऐसे लैंड को आइडेंटिफाई करना है और वहां पे प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सो मध्य प्रदेश इज लीडिंग द Center Green Credit Program with over 500 land parcel approved for the tree plantation across the 10 states in the past 2 months. यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर दिस प्रोग्राम, जहां पर प्लांटेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलावा कुछ और राज्य हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से किया है और अपने यहाँ के भी लैंड पार्सल को अप्रूव किया है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड आसाम। डन इतनी चीजें, ओके। चलिए नेक्स्ट है वासुकी इंडिकस। आप लोगों ने शंकर जी के गले में वासुकी के बारे में जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने यहाँ पे फॉसिल्स की डिस्कवरी की है और ये पूरे वर्ल्ड का या अर्थ का लार्जेस्ट स्नेक बताया जाता है। कहाँ पर डिस्कवरी हुई है? कच्छ, गुजरात में हुई है। और एक रेप्टाइल है जिसका नाम क्या है? वासुकी इंडिकस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। और यहाँ पे जिसके फॉसिल्स है इससे पता लगता है कि आज से 47 मिलियन ईयर अगो पाया जाता था। ठीक, नेक्स्ट तमिलनाडु एंड केरला टू कंडक्ट फर्स्ट सिंक्रोनाइज नीलगिरी तहार सेंसस फ्रॉम अप्रैल 29। तो 29 अप्रैल से नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट के अंदर तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट साथ में मिलके यहाँ पे सिंक्रोनाइज मैनर में सेंसस करेगी नीलगिरी तहार की। नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जो वहाँ के सीएम है एम के स्टालिन ने 2023 में लॉन्च किया था। नीलगिरी तहार स्टेट एनिमल भी है आपके तमिलनाडु का, जो कि इंडेंजर कैटेगरी में आता है एंड शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहां पर मिलेगी? तो एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। इन्होंने रिसेंटली परमवीर चक्र गार्डन को इनॉग्रेट किया है, जिसमें आपको 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के स्टैच्यू देखने को मिल जाएंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। डन। तो ये थे कुछ स्टेट इवेंट्स जो भी पर्टिकुलर अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट न्यूज में थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
शिपिंग मिनिस्ट्री ने किसे अप्रूव किया है, आप इसका आंसर करेंगे। इसके अलावा इंडिया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ने एक नया लोगो एंड मोटो अडॉप्ट किया है। बेसिकली ये कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा सजेशन है अगेन टॉप 100 MCQ जरूर देखिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी कवर मैंने कराए हुए हैं। बाकी सारी बातें नेक्स्ट कंपाइलेशन में करते हैं। जाते जाते लिंक को शेयर करेंगे एंड बाय बाय।